today I'm gonna start with the topic Raoult's law. But before Raoult's law, I think we should go through vapor pressure. What is basically vapor pressure? Vapor pressure बना है दो वर्ड से, वेपर और प्रेशर. वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इन सॉल्यूशंस, तो हम इसकी बात करेंगे. तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं एक क्लोज कंटेनर की. लेट दिस बी अ क्लोज कंटेनर जहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड पड़ा हुआ है, एनी लिक्विड इट इज़. और इस लिक्विड का अपने वेपर्स हैं, और ये वेपर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप इवेपोरेट होते हैं. ओके, सो they gets evaporated with the passage of time even if you don't provide heat to it. So what happens is, जब ये वेपर्स इसके ऊपर जाते हैं, बिकॉज ये क्लोज कंटेनर है, ये इसके साथ टकरा के दोबारा से सरफेस के ऊपर, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर गिरते हैं. और ये सर्कल जो है कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, वेपर्स बनना और वेपर्स का दोबारा से पानी बनना. जब ये मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर गिरते हैं तो ये एक प्रेशर क्रिएट करते हैं. ये जो प्रेशर क्रिएट होता है इन मॉलिक्यूल्स की वजह से टुवर्ड्स ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ द कंडेंसेशन. और ये वो टाइम होता है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो काउंट कर सकते हैं. सो अब आपको वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा सा पता चल गया है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स राउट्स लॉ, जो आपका मेन टॉपिक है. नाउ राउट्स लॉ एप्लीकेबल कहाँ पे है? इट इज़ एप्लीकेबल टू द सॉल्यूशंस विच आर आइडल. और आइडल का मतलब क्या है? जहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग मीन्स उसकी एंथैल्पी और उसका जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. उन सॉल्यूशंस में ये हो सकता है राउल्स लॉ जहाँ पे आपका सोल्यूट वॉलेटाइल भी होता है और आपका सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल भी होता है. इट ऑल्सो टेक्स प्लेस सो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल to the solutes which get dissociated in solvents. जैसे NaCl है, KNO3 है, Na2SO4 है. And Raoult's law does not applicable when solute is associated in solvent like acetic acid and benzene. It is applicable only to very dilute solutions of non-electrolyte solutes. तो ये applicable वहाँ पे है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स के केस में जहाँ पे सॉल्यूशन आपका बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, यूरिया हो गया. सो कमिंग टुवर्ड्स राउल्स लॉ. राउल्स लॉ है क्या? राउल्स एक साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे सॉल्यूशंस पे. वो सॉल्यूशंस जो दो कंपोनेंट से बने हुए हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, और वो दोनों क्या थे? वॉलेटाइल थे. अब वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? वॉलेटाइल होता है वो चीज़ इन विच द वेपर्स आर ईजली फॉर्म्ड, लाइक द सब्सटेंसेस विच आर ईजली कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म्स, like your alcohol, acetones, ethers. So your Raoult's law is applicable only to the volatile liquids and specifically to the volatile liquids which form homogeneous solutions. अगर आपके volatile liquids heterogeneous है, उस केस में आपका Raoult's law applicable नहीं है. Now coming towards the derivation of the Raoult's law, here I have written Raoult's law for you. Now it states that the vapor pressure of the solution, which is PS, is directly proportional to the mole fraction of the solvent, which is X. And it is also written as PS directly proportional to XA. Now, I have shown here that this is your
solution and it is composed of two components, solvent and solute. So definitely जो आपका राउल्स लॉ है वो दो कंपोनेंट से बना है, solute और solvent से. ओके तो यहाँ पे राउल्स लॉ कहता है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है, आपका वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, अगर आपके पास दो कंपोनेंट है तो इस कंपोनेंट का भी जो प्रेशर होगा और इस कंपोनेंट का भी जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी मोल फ्रैक्शन से. सो द प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए is directly proportional to its mole fraction and pressure of B component is directly proportional to its mole fraction xB. So the law states that a solvent partial pressure, which is also called as the vapor pressure, in solution or mixture is equal or identical to the vapor pressure of the pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution. So ये क्या कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है आपका वो किसके बराबर है, उसके मोल फ्रैक्शन बराबर है. और यहाँ पे इसकी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ पे हमने पी नॉट ए को यूज़ किया है और ये जो पी नॉट ए है वो ये आपके के बराबर है. नाउ पी नॉट ए इज़ द प्रेशर ऑफ द पेयर कंपोनेंट ए and P naught B is the pressure of the pair component B. Coming towards its derivation, according to the Dalton's law of partial pressure, Dalton law ने क्या कहा था? What does Dalton law states? Dalton ने कहा था कि अगर आपके पास एक बीकर है और उसमें आपके पास एक से ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट है तो टोटल प्रेशर जो होगा गैस का वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेस. तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा गैसेस हैं तो पूरा प्रेशर जो है इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर होगा, विच इज़ P इज़ इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC एंड सो ऑन. सो वी कैन से दैट टोटल प्रेशर इज़ इक्वल टू द partial pressure of component A plus partial pressure of the component B. Substituting the equation 1 and 2 in this equation, we get total pressure of the solution is equal to partial pressure of component A in pure form multiplied by its mole fraction plus partial pressure of the component B multiplied by its mole fraction. Okay, so next step is we know that the mole fractions of two component, like we have two component A and B, इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 1 के बराबर होगा. सो वी कैन ऑल्सो राइट XA is equal to 1 minus XB and substituting this equation in this equation. Okay, so substituting the value of A from here we get total pressure is equal to partial pressure of component A. You can see we have written 1 minus XB plus P naught B XB. Okay, so this particular equation, this equation is actually the derivation of the Raoult's law, okay, for volatile solute. Volatile solute means वो solutes जिनके वेपर्स बनते हैं बहुत आसानी से, okay, and they have vapor pressure. So over here you can see I have made a graph of mole fraction and vapor pressure, and here XA is 1 and XB is 0. Over here XA is 0 and XB is 1, and you can see where XA is 1 XB is 0. जैसे जैसे आपकी मोल फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी आपका जो वेपर का प्रेशर होगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वो बढ़ता जाएगा. यहाँ पे XB जो है 1 है और XA 0 है,
एट एक्स एक्सिस वी आर टॉकिंग, वहाँ पे वेपर प्रेशर जो है वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो है प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है और ये प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है, एंड दिस लाइन इंडिकेट्स द टोटल प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स. So one more thing is there. What does XA means? XA1 का मतलब क्या होता है? It means that the component is pure at this particular point or this particular state. Okay. So यहाँ इस ग्राफ तक आपका राउल्स लॉ जो है वो complete है for your volatile solutes. But we also study Raoult's law in case of non-volatile solutes. Okay, for non-volatile solutes like your solutes जिनमें एक कंपोनेंट जो होगा वो वॉलेटाइल नहीं होगा. कंपोनेंट तो दो होंगे, ए और बी, बट इसमें से एक कंपोनेंट ऐसा होगा जिसकी वेपर्स बनने की कैपेसिटी बहुत कम होगी. So here you can see I have made a graph. I made a graph over here, and this is a beaker in which I have shown a solution, and there are particles of this non-volatile component. और ये नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या करते हैं, ये एक स्पेस, एक जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं सॉल्यूशन के ऊपर, जहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन जो होता है इस टोटल वेपर प्रेशर पे ऑफ दिस सॉल्यूशन नहीं होता है. सो वी कैन से दैट टोटल pressure of this particular solution where two component A and B are present and one is volatile and another is non-volatile, in this the pressure of the pure component is 0. Okay, so the total pressure is equal to P naught A XA, and the definition goes like this: at constant temperature the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent. Okay, and here we can show in graph also. यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में ही हमने ग्राफ बनाया है, लेकिन यहाँ ग्राफ सिर्फ आपका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे ही है ऑफ दैट ऑफ द सॉल्वेंट एंड नॉट दैट ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल है. तो ये जो ग्राफ है आपका सिर्फ इंडिकेट करता है राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. ओके,